किसी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आरोप सही पाया जाता है तो उस मामले में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मामला गलत पाया जाता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो फिर उस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट, जिसको एफआर कहते हैं, वो दाखिल कर दी जाती है। एफआर कोर्ट में जाती है। कोर्ट में एफआईआर जमा होने के बाद फिर कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को जिसने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसको कंप्लेनेंट वादी मुकदमा कहते हैं, उसको नोटिस जारी किया जाता है। वादी मुकदमा जब कोर्ट में हाजिर होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वह पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दे और अपना बयान दे, या फिर वो पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है कोर्ट के द्वारा, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद भी क्या आगे की जांच उसी मामले में कुछ वर्षों बाद या उसी समय की जा सकती है? क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद भी क्या उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन और भी अब फर्दर चल सकता है? यह सवाल अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस विवेक कुमार की बेंच के द्वारा इस मामले में अभी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। देखेंगे कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की गई और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। यह जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट ये थे, यह 2005 का मामला था और एक मर्डर का मामला था। एक एफआईआर दर्ज होती है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का मामला था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं और ऐसी एविडेंसेस आती है, 161, 164 का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि उससे जो हत्या का आरोप लगाया गया था उसका समर्थन नहीं होता है, यानी आरोप झूठे पाए जाते हैं। तो पुलिस के द्वारा इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है। क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में जमा होती है। न्यायालय के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। अब यहाँ पे शुरू होता है असली खेल, और वो भी क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के 2 दशक यानी 20 वर्षों के बाद। 20 वर्षों के बाद एसपी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके समक्ष एक एप्लीकेशन आती है और उसमें कई नई बातों को, नए साक्ष्यों का जिक्र किया जाता है और इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाती है घटना के 20 सालों के बाद। जब पुलिस के समक्ष एप्लीकेशन आती है तो फिर पुलिस न्यायालय जाती है और न्यायालय में आगे की जांच की अनुमति की बात करती है। न्यायालय के द्वारा पुलिस की इस अनुमति पर यह कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसलिए जांच अधिकारी ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के निर्देश पर आगे की जांच शुरू की। जब कोर्ट ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, 173(8) सीआरपीसी है जो अब 193(9) बीएनएसएस हो गई है, उसके तहत मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि अब ये सेटल लॉ हो गया है कि अगर ट्रायल एक बार शुरू हो गया है तो फिर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। मई 2026 में प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और राकेश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में अभी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा भी ये फैसला दिया गया। लेकिन इस सिंगल जज की बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस विवेक कुमार सिंह, इनके द्वारा कहा जाता है कि जरूरत नहीं है। जब कोर्ट का ये व्यू आ जाता है तो फिर एसपी साहब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करते हैं और मामले में जांच शुरू होती है आगे की। अब उस जांच के खिलाफ ये मामला हाई कोर्ट जाता है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है, फाइनली क्या होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जब सीजेएम साहब के इस आदेश को चैलेंज किया जाता है और पुलिस के द्वारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, तो उसको चैलेंज किया जाता है। यह कहा जाता है आर्गुमेंट करते हुए जो आरोपी थे उनके एडवोकेट के द्वारा कि फाइनल रिपोर्ट मंजूर होने के बाद मामला पहले ही अंतिम रूप ले चुका था
और कार्रवाई को अंतहीन रूप से जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह तर्क दिया गया कि बिना किसी नई जानकारी या सबूत के 20 साल बाद किसी केस को फिर से खोलना असल में दोबारा जांच या नए सिरे से जांच, यह डिनोवो इन्वेस्टिगेशन होगा। हाँ दोस्तों, डिनोवो इन्वेस्टिगेशन होगा जिसकी कानून में इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट के वकील थे, स्टेट के वकील ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि 173 सीआरपीसी के अंतर्गत दोबारा जांच का आदेश नहीं हो सकता, कहीं पर मना नहीं किया गया है। एक और बात कही जाती है, याचिकाकर्ता के एडवोकेट के द्वारा तर्क दिया जाता है कि पुलिस खुद से सुमोटो जांच फिर से नहीं कर सकती। इस मामले में उनके एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, जो मैंने अभी कहा, प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2012 का मामला था। इन मामलों में कहा गया कि मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस तरीके से दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा सुना जाता है और दोनों पक्षों की आर्गुमेंट सुनने के बाद महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 173(8) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे विनय त्यागी का 2012 वाला हो गया, बीनू भाई हरि भाई मालुआ 2019 का हो गया, राजस्थान बनाम अरुणा देवी 1994 का मामला, के चंद्रशेखर बनाम केरल 1998 का मामला और तमाम मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद भी आगे की जांच कानूनी रूप से जारी रखी जा सकती है। कोर्ट ने खास तौर पर यह निष्कर्ष निकाला कि सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत दाखिल फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने भी कहा कि आगे की जांच शुरू करने से पहले जरूरी नहीं है कि संबंधित कोर्ट फाइनल रिपोर्ट स्वीकार करने वाले आदेश को वापस ले। यह एक कानूनी सवाल उठा कि अगर फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है, उसी मामले में दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जाता है, तो क्या फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने का ऑर्डर वापस लिया जाएगा? हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि जस्टिस विवेक सिंह ने यह भी साफ किया कि भले ही पुलिस के लिए आगे की जांच करने से पहले कोर्ट को बताना और औपचारिक अनुमति लेना बेहतर होता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अगर आगे जांच करती है तो कोर्ट को बताए, अनुमति ले, ये बेहतर होता है। फिर भी सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत पुलिस के पास आगे की जांच करने की कानूनी शक्ति बनी रहती है। यानी कोर्ट में परमिशन लेने के लिए अगर पुलिस आती है तब भी पुलिस के पास आगे की जांच की शक्ति बनी रहती है। केस के तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि मामला बिना किसी नई जानकारी या सबूत के जांच को फिर से शुरू करने की कोशिश मात्र नहीं है। जैसा कि आरोपियों के एडवोकेट के द्वारा कहा गया था कि साहब फिर से डिनोवो इन्वेस्टिगेशन की कोशिश है बिना किसी नए एविडेंसेस के। हाई कोर्ट ने इसको मना किया कि बिना किसी नए एविडेंसेस के सिर्फ आगे की जांच करने की कोशिश मात्र का मामला नहीं है। बेंच ने ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना के समय वह और उसके भाई बहन नाबालिग थे और उन्हें आरोपियों ने बंधक बनाकर रखा था। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें कई हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो घटनास्थल पर मौजूद थे लेकिन पुलिस ने उनके बयान दर्ज नहीं किए। ये जिन बेसिस पे क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी गवाहों के बयान पे, उनको गवाहों ने कहा कि हमने किन परिस्थितियों में ये बयान दिए, हमें बंधक बना लिया गया था, डराया धमकाया गया था, कई एफिडेविट्स पे साइन करा लिए गए थे। इसी बेसिस पे एफआईआर इस मामले में लगी थी। इन अहम दावों पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद नई जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाए गए। इसलिए कोर्ट की राय थी कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच बढ़ाई जा सकती है, जो आगे की जांच यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान करती है, ना कि री इन्वेस्टिगेशन का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, री इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोविजन दोस्तों नहीं है। कोर्ट ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या आरोपी आगे की जांच को चुनौती दे सकता है? इन्वेस्टिगेशन किसी मामले में चल रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो या नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, तो क्या उस इन्वेस्टिगेशन को जो आरोपी है वो चैलेंज कर सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस का हवाला दिया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम WN चड्ढा 1992 का मामला था। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत जब पुलिस जांच कर रही होती है तो आरोपी को पहले से सूचना पाने या सुनवाई का कोई सामान्य अधिकार नहीं होता। अगर पुलिस जांच कर रही है तो आरोपी को उस जांच को चैलेंज करने का अधिकार नहीं होता। बेंच ने साफ किया, यह इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच के चरणों में आरोपी को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता।
कोर्ट ने पाया कि आगे की जांच को चुनौती देने वाली अर्जी मात्र गलत फहमी पर आधारित थी। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विवादित आदेश पारित करने में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। 528 जो आरोपी के द्वारा दाखिल की गई थी बेनेसेस की याचिका, उसको खारिज कर दिया गया। तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि किसी मामले में एफआर यानी क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद भी आगे की जांच की जा सकती है। ये थी दोस्तों फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की नई जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एवं सोशल एवेन्यूज।